झटपट एक बाजार की चाल पे डाल लेते हैं नज़र, क्योंकि आज जिस तरह की हमने ओपनिंग देखी है और उसके बाद रिकॉर्ड स्तर पे बाजार पहुंचता हुआ भी हमने देखा, और उसी तरह की रैली हालांकि बाजार में अभी भी जारी ही है। लेवल्स अगर एक बार हम चेक कर ले तो 25,868 के लेवल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स में आप देख सकते हैं लगभग 181 अंकों की तेज़ी के साथ लगभग 84,724 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी 205 अंक ऊपर 53,998 और यहाँ पर 53,999 के लेवल्स अभी बैंक निफ्टी में फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखें तो क्लियरली यहाँ पर तमाम तरह के सेक्टर्स में दम है, लेकिन फार्मा शेयरों की बात करें तो यहाँ पर तेज़ी अच्छी खासी, ग्लेनमार्क 5% ऊपर तेज़ी के साथ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। रियल्टी, तेल और गैस शेयरों में भी आज शानदार तेज़ी है। आईटी में अगर हम देखें तो आज एक ऐसा पैक है जहां पर बिकवाली है, दबाव है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे कुछ काउंटर्स है जहां पर आज हम दबाव देख रहे हैं। क्लियरली हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे जो कि मार्केट मिड डे मार्केट की हाइलाइट्स बताएंगे, लेकिन उस बीच अगर हम मार्केट ब्रेथ देख लें इन टर्म्स ऑफ गेनर्स, एडवांसेस और डिक्लाइंस, तो लगभग 1633 यहाँ पर हमें एडवांसेस देखने को मिल रहे हैं, 933 यहाँ पर डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके बदले एक बार अगर हम निफ्टी के इस घंटे के टॉप गेनर्स पर भी नज़र डाल लें तो लिस्ट में ऊपर सबसे पहले ONGC और SBI का नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 3% के नज़दीक की काफ़ी तेज़ी दिखाई दे रही है। M&M, बजाज ऑटो, HDFC लाइफ में लगभग 2.5 से 1.5% की तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। और लूजर्स में लूजर्स की सूची थोड़ी सी यहाँ पर कम है, लेकिन फिर भी आप देखिए तो आयशर लगभग 0.25% टूटा हुआ, और ICICI बैंक में 1.5%, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो इनमें हम देख रहे हैं लगभग 1.5 से 2% की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक बार मिड डे मार्केट के एक्शन की ओर भी हम बढ़ेंगे, और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुने जो है वो जुड़ चुके हैं। और जुने, आज मेरे ख्याल से सेक्टर स्पेसिफिक में बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की सूची थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होगी, और उसमें भी मेरे ख्याल से PSU बैंकिंग काफ़ी दमखम दिखा रहा है और इस रैली को आगे बढ़ा रहा है। जी, तो निफ्टी PSU बैंक आज हमें सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर नज़र आ रहा है। अगर हम निफ्टी PSU बैंक का रैली देखें तो पिछले 3 महीनों में सबसे ज़्यादा इंट्राडे गेंस आज हमें नज़र आ रहे हैं। और अगर हम टॉप 3 स्टॉक्स देख लें कि किन शहरों में आज सबसे तेज़ी दिख रही है, तो पहला नाम निकल कर आ रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा इंडियन बैंक और तीसरा है पंजाब एंड सिंध बैंक। अब इसके अलावा अगर हम वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देखें कहाँ पे ज़्यादा दबाव और गिरावट देखने मिल रही है, तो वो है निफ्टी IT। क्लियरली काफ़ी प्रेशर यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। टेक महिंद्रा, HCL टेक और इन्फोसिस, ये 3 शेयर जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा दबाव देखने मिल रहा है निफ्टी IT सेक्टर में। इसी के साथ अगर हम अब देखें कि ये मार्केट में ऑल टाइम हाई स्टॉक्स कौन से हैं जिन्होंने आज ऑल टाइम हाई स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे नाम निकल कर आ रहे हैं M&M, बजाज ऑटो और हेवल्स। तो काफ़ी दो स्टॉक्स इसमें से है निफ्टी ऑटो के, जो कि M&M एंड बजाज ऑटो है, और हेवल्स तीसरा स्टॉक जो कि ऑल टाइम हाई स्तर पर हमें ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इसी के साथ अभी हम वॉल्यूम बजट्स पर देखें कहाँ पे वॉल्यूम्स कंपेयर टू ओवरऑल एवरेजेस से ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे निकल कर आ रहा है अडानी टोटल गैस, TVS मोटर और टाटा पावर। तो ये 3 स्टॉक्स रहेंगे जहाँ पे वॉल्यूम की तेज़ी हमें आज देखने मिल रही है। जुनैद, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मिड डे मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स बताने के लिए। और चलिए बाजार की दशा और दिशा पर आइए विस्तार से बात करते हैं। विवेक करवा मेरे साथ जुड़ गए हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के। विवेक, स्वागत है आपका खास पेशकश में। और आज आपके साथ काफ़ी लंबी चर्चा होने वाली है बाजार की पूरी चाल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हफ्ते की दमदार शुरुआत के साथ, जहां पर बाजार की जो रैली है वो अब नए आयाम छूती हुई हमें लगातार दिखाई दे रही है, और आज तो तमाम सेक्टर्स भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या आपको लगता है कि अब इस रैली को आगे लीड करता हुआ हमें दिखाई देगा आने वाले वक्त में भी? गुड आफ्टरनून। देखिए, आपको ये ध्यान होगा कई बार अपनी बात हुई हुई है, और जितनी बार भी बात हुई है मेरी कोई भी एंकर से 18 हाउस स्वदेश पे, मैंने एक ही चीज बार बार बोला है कि मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पे। ये आपसे भी बात हुई थी इनफैक्ट। और जिस समय बाजार टोटली इस सेक्टर को इग्नोर कर रहा था या फिर कोई रिकमेंडेशन कहीं से भी नहीं आ रही थी, उस समय मैं यही बोल रहा था कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज मुझे सबसे बढ़िया लगता है, और उसके अलावा रियल एस्टेट और फार्मा। तो फर्स्ट मेरा सेक्टर यही था। और आप देख लीजिए अभी बैंक निफ्टी मतलब
आप अगर चार्ट्स पे भी देखो या फिर फंडामेंटली भी देखो, तो जो बैंक निफ्टी है और बैंकेक्स है बीएसई का, ये दोनों आज भी समझ लीजिए कि प्री कोविड लेवल्स पे आपको मिल रहे हैं। तो वैल्यूएशन समझ लो कि जो पिछले 3.5-4 साल पहले आपको जो मिल रहा था, उसी वैल्यूएशन पे आज आपको मिल रहा है। और रेट कट अभी भी रिसेंटली हुआ है, तो रेट के कारण एक और पॉजिटिव सेंटिमेंट इस सेक्टर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक और चीज है कविता, आज देखिए पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे ज्यादा ऊपर है। इनफैक्ट जो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स है वो 3.25% ऑलमोस्ट अप है, और रियल्टी जैसे मैंने कहा वो सेकेंड अप है। लेकिन आप अगर बैंकिंग सेक्टर में आज भी अगर बुलिश रहते हो मेरे कहने पे, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सिर्फ पीएसयू नहीं, आपको प्राइवेट बैंक्स भी लेना चाहिए। और ये मैंने बार बार कहा है कि जो दिग्गज 5 या 6 लार्ज कैप बैंक्स है भारत की प्राइवेट सेक्टर में, वो आगे चल के आपको कैचअप रैली देखने को मिलेगा उसमें भी। और देखिए ना, साइलेंटली मतलब धीमे धीमे एकदम चुपके चुपके एचडीएफसी बैंक कहाँ से कहाँ आ गया है। तो ऐसा ही होने वाला है। आज ओवरऑल जो बाजार है, कुछ खेमों में मुझे डिस्कम्फर्ट बहुत है, मुझे सस्ता नहीं लग रहा है। और हम भी क्लाइंट्स को यही एडवाइस कर रहे हैं कि कुछ कुछ पॉकेट्स हैं, वहां से आपको बाहर निकलना चाहिए। और जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, ऐसे सेक्टर्स में आपको अंदर आना चाहिए, ताकि क्या है कि कल को अगर कोई भी करेक्शन या फिर देखने को मिले, या फिर टाइम करेक्शन भी देखने को मिले, तो आपको अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई 54,066 है, और फिलहाल हम 54,030-31 के आसपास कारोबार भी कर रहे हैं। तो इस लेवल पर हमें नज़र बनाकर रखनी होगी, और उसके बाद देखना होगा कि अगर ये लेवल टूटता है तो विवेक बताएंगे कि अगला इनका कौन सा लेवल होगा हाई का। लेकिन विवेक, क्योंकि हमने पीएसयू बैंक क्षेत्र को लीड करते हुए देखा है, फिलहाल भी अगर आप इंडेक्स को देखें तो लगभग 3.5% ऊपर है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फिलहाल बैंक्स लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये समझना है कि अब ये जो रैली है, क्या यहाँ पर कुछ इनिशिएट करने का समय है, या आपको लगता है कि आप अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहें तो फिलहाल कर सकते हैं? क्योंकि आपके जवाब से ये समझ में आ रहा है कि रैली को ये आगे लीड करने में कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा करेंगे। तो फिलहाल जो निवेशित हैं वो तो निवेशित रहें, लेकिन क्या कुछ नया निवेश करने की भी सोची जा सकती है? देखिए, अगर आप जैसे मैंने कहा बैंकिंग इंडेक्स में जाना चाहते हो, तो आज भी आप निवेश कर सकते हो। और ओवरऑल पीएसयूज में देखिए, मुझे लगता है कि काफी कैचअप हो चुका है। तो इसके कारण मतलब आगे चल के हो सकता है कि आउट परफॉर्मेंस आपको प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा देखने को मिले। लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आया है, देखिए ये मैं इस कारण बोल रहा हूँ, जैसे आप कोई भी पीएसयू बैंक ले लो, एक जमाने में क्या ट्रेड करता था और आज क्या ट्रेड कर रहा है। और लेकिन आज भी कुछ कुछ पीएसयू बैंक्स ऐसे हैं, मैं नेम स्पेसिफिक में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे बैंक्स हैं जो आपको अंडर 10 के पी पे मिल रहा है, पहली चीज। और आज ये स्टॉक्स री रेटिंग क्यों हो रहे हैं? री रेटिंग इसके लिए हो रहे हैं कि जो इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आया है और एनपीए सबसे कम है। इनफैक्ट आज की आप अगर रिपोर्ट पढ़ो, तो आपको दिखेगा कि जो एआरसी कंपनीज है वहां पे एसेट्स कम हो रहे हैं, क्योंकि एनपीए सब घट रहे हैं। मतलब क्या होता है, अगर कोई भी पीएसयू बैंक में है एनपीएस है, तो वो लोग ट्रांसफर करते हैं एआरसी कंपनीज को। अब एआरसी कंपनीज में एसेट्स इसके लिए कम हो रहे हैं क्योंकि जो नॉर्मल बैंकिंग स्ट्रीम है वहां पे आपको एनपीएस कम मिल रहा है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस पीएसयूज में भी आपको देखने को मिल रहा है, और एनपीएस लगातार कम हो रहे हैं, इसके लिए इन बैंक्स की भी री रेटिंग हो रही है। लेकिन फिर भी लॉन्गर टर्म में आप अगर देखो, तो सरकारी जो बैंक है वो सरकारी बैंक ही रहेगा। थोड़ा सा माइंडसेट में हमेशा डिफरेंस रहेगा, कितना भी आप उसको प्राइवेट के जैसे सोचना चालू कर दो, फिर भी आपको वो माइंडसेट डिफरेंस तो रहेगा रहेगा। तो इसके लिए जो प्रीमियम है वो कभी भी प्राइवेट बैंक ही आपको कमांड करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आप अगर आज निवेश करते हो, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर में आपको करीबन 60-70% रहना चाहिए, और जो पीएसयू बैंक है वहां पे आपको 30 या 40% रहना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को लेकर आपकी ये राय आती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच फार्मा क्षेत्र में आखिर हम क्यों तेज़ी देख रहे हैं, और क्या है खास ट्रिगर्स? हमारे सहयोगी जुनैद नागर खबर लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुनैद, बताइएगा, तमाम तरह के फार्मा काउंटर्स में जो तेज़ी है उसके पीछे क्या अहम ट्रिगर आपके मुताबिक?
जी, तो फार्मा स्टॉक्स में हमें काफ़ी दमदार तेज़ी देखने मिल रही है। अगर आज देखेंगे तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स आज का टॉप सेक्टोरल गेनर है। और अगर पिछले 12 महीने के रिटर्न्स देखें कि शेयरों ने कैसे दिए हैं, तो सबसे पहला हमें निकल कर आ रहा है ग्लेनमार्क फार्मा। 110% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स ये स्टॉक पर हमें देखते हुए मिल रहे हैं। उसी के अलावा लुपिन देखेंगे, टोरेंट फार्मा देखेंगे, 98%, 88% के रिटर्न्स यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। साइडस, सनोफी, नेटको फार्मा यहाँ पे भी 75% के ऊपर के हमें रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं। इसी के साथ अगर हम की ट्रिगर्स देखें फार्मा शेयरों में, तो पहला ट्रिगर रहेगा सुपीरियर ग्रोथ जो हमें देखने मिल रही है यूएस मार्केट्स में। डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है Q2 में यूएस मार्केट्स के द्वारा। उसी के अलावा रॉ मटेरियल प्राइसेस में जो गिरावट है वो कंपनी के मार्जिन्स को भी आगे चलकर हेल्प करेगा, जो कि पॉजिटिव होगा इन फार्मा शेयरों के ऊपर। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज डोमेस्टिकली प्राइस हाइक्स ले रही है, जो कि डोमेस्टिक ग्रोथ में भी कंपनीज को हेल्प करेगा। इसके अलावा क्रेम्स सेगमेंट एनालिस्ट के द्वारा मानना है कि क्रेम्स सेगमेंट में हमें काफ़ी एक अच्छा ग्रोथ देखने मिल सकता है, और DIIs की तरफ से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग नज़र आ रही है। इसी के साथ अगर हम अभी की न्यूज़ फ्लोज देख लें कि आज कौन से शहरों में देखने मिले थे। पहला था डॉक्टर रेड्डीज़। US FDA ने यहाँ पर इनके एक R&D सेंटर पर इंस्पेक्शन किया था, जहाँ पे इन्होंने 0 ऑब्जर्वेशंस इशू किया है, तो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। दूसरा होगा बायोकॉन कंपनी के API प्लांट जो कि बेंगलुरु में, वहाँ पे US FDA ने इंस्पेक्शन किया था, वहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशंस US FDA ने इशू किया है। लास्टली मैनकाइंड फार्मा फोकस में रहेगा, क्योंकि बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है 10,000 करोड़ का फंड रेज करने के लिए। ये फंड रेज होगा इशू ऑफ NCDs या फिर CPs के द्वारा हो सकता है। इसी के अलावा ग्लेनमार्क फार्मा एक और फोकस में रहेगा, क्योंकि हमें पहला तो एक US FDA ने फॉर्म 83 दिया है विद 0 ऑब्जर्वेशंस। कंपनी के एक फॉर्मुलेशन फैसिलिटी पर इंस्पेक्शन हुआ था, जो कि औरंगाबाद में, और उसी के साथ एक नोट आते हुए देखते मिल रहा है इन्वेस्टेक की तरफ, जहाँ पे उन्होंने इनिशिएट किया एक फास्ट लॉन्ग और अपना बाय रेटिंग भी मेंटेन किया। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है ₹1900। उनका मानना है कि अर्निंग्स मोमेंटम एज वेल एज कैश फ्लो जनरेशन आगे चलकर भी पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए, और उसी के द्वारा ग्लेनमार्क फार्मा फोकस में रहेगा। इसी के साथ अगर हम वैल्यूएशंस देख ले कौन से सारे फार्मा शेयरों के, तो सबसे महंगा स्टॉक जो हमें वैल्यूएशंस के द्वारा देखने मिल रहा है वो है डिविस लैब। 63 टाइम्स पी पर ट्रेड करता है। उसके साथ टोरेंट फार्मा 51 टाइम्स, सन फार्मा करीब 37 टाइम्स पी पर देखने मिल रहा है। सिप्ला, जाइडस लाइफ 23 टाइम्स पी, और डॉक्टर रेड्डीज़ सबसे सस्ता करीब 19 टाइम्स पी पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। शुक्रिया जुनैद इस पूरे एनालिसिस के लिए। और विवेक, आप ही के पास मैं आऊँगी, क्योंकि सन फार्मा, सिप्ला, डिविस लैब, जाइडस, डॉक्टर रेड्डीज़ और ये तमाम काउंटर्स पर, टोरेंट फार्मा भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी हाई पीस पर फिलहाल है। लेकिन ओवरऑल जो पॉजिटिविटी का एक ट्रिगर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से अमेरिकी बाज़ारों में हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई दे रही है, और स्पेसिफिकली अगर हम डॉक्टर रेड्डीज़, ग्लेन फार्मा और मैनकाइंड फार्मा के कुछ काउंटर्स को देखें, तो यहाँ पर US FDA की क्लीन चिट मिलने से भी एक फ़ायदा है। लेकिन ये मोमेंटम और कितना भुना पाएंगे ये तमाम काउंटर्स, और ये तेज़ी की रैली और कितनी देखने को मिल सकती है? कविता, देखिए, फार्मा इनफैक्ट जैसे मैंने हमेशा कहा है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, और उसके बाद में मैं फार्मा पे भी ओवरऑल बुलिश हूँ। आज जो फार्मा इंडेक्स है उसका, जो निफ्टी फार्मा की बात कर रहा हूँ मैं, उसका पी करीबन 38.3 है। ठीक है। अब जनवरी 2021 में इसका करीबन 29 था, उसके बाद में करेक्शन आया, फिर वापस हाई टच किया इसने जुलाई में करीबन 38, वापस एक करेक्शन आया, और उसके बाद में वापस जुलाई 22 में। तो ये जब जब 37, 38 और 39 के बीच में आता है, तब फार्मा में करेक्शन देखने को मिला है। ठीक है। तो आज के दिन ये वापस 38 पे है। तो अब यहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगा क्या, ये तो टाइम बताएगा। लेकिन ओवरऑल मैं फिर भी ये पसंद करूंगा कि इसमें बाई ऑन डिप्स आपको करना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पे भी हो रहे हैं, अब जो फोकस है फार्मा का वो, और जो बिजनेस स्कोप है, ये हर एंगल में, मतलब इतने सारे सेगमेंट्स है इसमें, तो एक एक सेगमेंट की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है ये यहाँ पे मतलब बढ़ी रही है। और जो हेल्थ कंसर्न लोगों में आ रहा है, और पॉपुलेशन जो पेनिट्रेशन फार्मा का हो रहा है, मुझे लगता है कि फार्मा लॉन्गर टर्म में अच्छा करेगा। हाँ, जैसे मैंने कहा, ये ऑलमोस्ट पीक पे चल रहा है ये इंडेक्स भी। तो इसके लिए इसमें आपको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, और जितनी भी आप कंपनीज बोल रहे हो आज हाई पी स्किल दिखा रहा है, क्योंकि आगे चल के आपको अच्छा खासा रेवेन्यू देखने को मिलेगा। तो आज ही कूद के
खरीदना है वैसे नहीं है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे आप एसआईपी के माध्यम में इसमें जरूर निवेश कर सकते हैं।